आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि बचपन खोने का असल में मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब सिर्फ गरीबी में जीना है या कुछ और भी है। अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग से निकली दो कहानियां हमें इसके दो अलग-अलग लेकिन उतने ही दिल दहलाने वाले जवाब देती हैं। हाँ, और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इन कहानियों का एक बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। एक कहानी है साहिब की, जो कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी तलाशता है। और दूसरी मुकेश की। और दूसरी है मुकेश की, जो कांच की भट्टियों के बीच एक सपना देखता है। ये दोनों कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां बचपन का बसंत शायद कभी आता ही नहीं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये हमें दिखाती है कि बचपन तब खो जाता है जब एक बच्चे से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। कहानी की पहली मुलाकात ही बड़ी दिलचस्प है। लेखिका अनीस जंग एक लड़के को रोज सुबह कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढते हुए देखती हैं और उससे एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछ लेती हैं, तुम ये क्यों करते हो? और बस इसी सवाल से साहिब की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। खुलते ही जो पहली चीज हमें हैरान करती है वो है उसका नाम, साहिब आलम। हाँ, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। ये नाम ही मतलब अपने आप में एक कहानी कह देता है। एक तरफ इतना बड़ा आलीशान नाम और दूसरी तरफ एक बच्चा जो कूड़े में सिक्के ढूंढ रहा है। बिल्कुल। अनीस जंग ने ये नाम चुनकर कहानी की शुरुआत में ही एक जबरदस्त विरोधाभास खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक साहित्यिक तकनीक है। अच्छा। हाँ, ये बच्चे की असलियत और उसकी क्षमता के बीच की जो खाई है, उसको दिखाती है। पूरी कहानी एक तरह से इसी एक विरोधाभास की पड़ताल है कि जिसका नाम दुनिया का मालिक है, वो असल में अपनी जिंदगी का भी मालिक नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश के ढाका से आए शरणार्थी हैं 1971 के बाद। हाँ, उसकी माँ बताती हैं कि तूफानों ने उनके खेत और घर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसलिए वो इस बड़े शहर में सोना खोजने आए थे। और यहाँ सोना मतलब कूड़ा। हाँ, यहाँ सोना कूड़ा है। ये उनके लिए एक रूपक है। कूड़ा बीनना ही उनके जीने का जरिया है, उनकी रोज की रोटी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बड़ों और बच्चों के लिए इस सोने का मतलब बिल्कुल अलग है। हाँ, ये बच्चों और बड़ों के नजरिए का फर्क बहुत साफ दिखता है। कहानी में भी बताया गया है कि बड़ों के लिए ये बस पेट भरने का एक जरिया है, सिर पर छत बनाए रखने का एक तरीका। हम्म लेकिन बच्चों के लिए उनके लिए तो ये एक खजाने का किटारा है। एकदम। साहिब खुद कहता है, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। तो बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटी एक चीज है। एक उम्मीद। एक उम्मीद, हाँ। उन्हें हमेशा कुछ बेहतर पाने की आस रहती है। ये उनके लिए एक खेल है, एक रोमांच है। और ये बचपन की एक जबरदस्त खासियत है ना, कि वो सबसे मुश्किल, सबसे निराशाजनक हालात में भी उम्मीद और खेल ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल, ये लचीलापन ही शायद बचपन की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे ये हालात छीनने की कोशिश करते हैं। और ये हालात हैं दिल्ली की सीमा पर बसे सीमापुरी के। कहने को तो दिल्ली में है, पर असल में दिल्ली से मीलों दूर। यहाँ लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, 30 साल से भी ज्यादा समय से। और वहाँ सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं, न सड़कें हैं, न नालियां, न पीने का पानी, बस मिट्टी, टिन और तिरपाल से बनी झोपड़ियां। ये सोचना भी मुश्किल है। और वहाँ की औरतें एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि पहचान या नागरिकता से ज्यादा जरूरी पेट भरना है। हाँ, वो कहती हैं कि अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और बिना दुखते पेट के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष को बयां कर देती है। बिल्कुल, उनके लिए अस्तित्व का संघर्ष इतना बुनियादी है कि बाकी सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। उनकी पहचान क्या है? उनका राशन कार्ड, जिससे अनाज मिल जाता है। हाँ, जिससे अनाज मिलता है, और उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। बस, उनके लिए सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब ही कूड़ा बीनना है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। साहिब को एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। 800 रुपये महीना और तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो ये कूड़ा बीनने की अनिश्चितता से बहुत बेहतर लगता है। एक पक्की नौकरी, पक्का खाना। सतह पर तो यही लगता है, लेकिन अनीस जंग इस बदलाव को बहुत बारीकी से पकड़ती हैं। वो लिखती हैं कि साहिब ने अपनी बेफिक्री खो दी है। उसके चेहरे पर वो आजादी वाली मुस्कान नहीं है। हाँ, वो अब अपना मालिक नहीं रहा। और वो स्टील का कनस्तर
जो उसे अब उठाना पड़ता है वो उसे अपने पुराने प्लास्टिक के थैले से ज्यादा भारी लगता है। ये बात मुझे बहुत चुभती है। ऐसा क्यों है? वजन तो शायद प्लास्टिक के थैले में ज्यादा होता होगा। ये वजन असल में जिम्मेदारी का है, गुलामी का है। अच्छा। वो प्लास्टिक का थैला उसका अपना था, वो उसका मालिक था। जब मन किया उठाया, जब मन किया रख दिया, जहां मन किया चला गया। लेकिन वो कनस्तर वो दुकान के मालिक का है। तो अब साहब उस कनस्तर का नहीं बल्कि दुकान के मालिक का नौकर है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि उसने एक अनिश्चित भविष्य के बदले एक निश्चित आय और भोजन को चुना? मतलब एक बच्चे के लिए क्या ये एक समझदारी का फैसला नहीं है, भले ही उसकी कीमत आजादी हो? सवाल बहुत अच्छा है। और ये सौदा और मजबूरी के बीच की एक बहुत धुंधली लकीर है। उसके नजरिए से देखें तो शायद ये एक जरूरी कदम था। लेकिन कहानी हमें ये दिखाती है कि इस सौदे में उसने बचपन की सबसे कीमती चीज खो दी है, अपनी मर्जी का मालिक होना। उसकी आजादी छिन गई है। और यही साहिब की कहानी का जवाब है हमारे सवाल का। बचपन तब खोता है जब आपकी आजादी छिन जाती है। तो साहिब की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जिम्मेदारियों का बोझ एक बच्चे से उसकी आजादी छीन लेता है। लेकिन फिरोजाबाद में वहां हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां बच्चों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि पीढ़ियों की परंपरा का बोझ है। सही कहा। और यहाँ हम मिलते हैं मुकेश से। हाँ, मुकेश की दुनिया साहिब की दुनिया से बिल्कुल अलग है, पर उतनी ही दमघूंटू है। मुकेश भारत के कांच उद्योग के केंद्र फिरोजाबाद में रहता है। ये शहर अपनी खूबसूरत चूड़ियों के लिए मशहूर है। और मुकेश का एक सपना है जो इस शहर की हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मैं कार चलाना चाहता हूँ, वो कहता है। और ये बात इसलिए इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि फिरोजाबाद में पैदा होने का मतलब है आपकी किस्मत वो पहले से लिखी जा चुकी है। हाँ, यहाँ हर दूसरा परिवार पीढ़ियों से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, चूड़ियां बनाना। और ये काम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा। कहानी हमें उन अंधेरी, गर्म और हवा रहित कोठरियों में ले जाती है जहां ये बच्चे काम करते हैं। ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों के सामने बैठकर ये बच्चे कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों का आकार देते हैं। इसका मतलब उनकी आंखों पर बहुत असर पड़ता होगा। उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा उन भट्टियों की लौ और अंधेरे की आदी हो जाती हैं। और कांच की पॉलिश से उड़ने वाली धूल वो उनकी आंखों को और नुकसान पहुंचाती है। तो नतीजा ये होता है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे बड़े होने तक अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ये सोचना भी कितना भयानक है। जिन चूड़ियों से बाजारों में चमक आती है उन्हें बनाने वाले बच्चों की आंखों की रोशनी वो हमेशा के लिए चले जाती है। यही विरोधाभास इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और सिर्फ काम करने की जगह ही नहीं, उनके रहने की जगह भी वैसी है। बदबूदार गलियां, कूड़े के ढेर, टूटे फूटे घर, जहां इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। हाँ, मुकेश का परिवार भी एक ऐसे ही छोटे से आधे अधूरे बने घर में रहता है। ऐसी माहौल में कोई सपना कैसे देख सकता है? मुकेश की दादी तो इसे कर्म मानती हैं, अपना भाग्य। बिल्कुल। वो कहती हैं कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर हमने यही सीखा है, इसे तोड़ नहीं सकते। तो यही वो मानसिकता है जो गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, उन्होंने इसे अपनी नियति मान लिया है। मुकेश की दादी ने अपने पति को चूड़ियों की धूल से अंधा होते देखा है, फिर भी वो इसे ईश्वर की देन मानती हैं। इस सोच ने उनके सपने देखने की क्षमता को ही मार दिया है। तो ये सिर्फ गरीबी का जाल नहीं है, ये एक सामाजिक और एक मानसिक जाल भी है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं। ये एक पूरा दुष्चक्र है। किन लोगों का? एक ऐसा जाल जिसे साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं ने मिलकर बुना है। ये सब इन मजदूरों का शोषण करते हैं। मतलब हर तरफ से घेराबंदी है। अगर कोई मजदूर ज्यादा पैसे मांगे तो साहूकार कर्ज देना बंद कर देगा। अगर वो यूनियन बनाने की कोशिश करे तो पुलिस उन्हें ही अपराधी बताकर जेल में डाल देगी। और नेता और अफसर वो इस पूरी व्यवस्था को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि ये उनके फायदे में है। तो मतलब हर रास्ता बंद है। हर रास्ता बंद है। सालों की जान तोड़ मेहनत ने उनके अंदर से कुछ नया करने या कोई सपना देखने की हिम्मत ही छीन ली है। वो इतने थक चुके हैं कि अब बस दो ही काम करते हैं, खाना और सोना। और फिर भी इस सबके बीच, इस निराशा के अंधेरे में एक चिंगारी है। मुकेश। हाँ, मुकेश। वो इस परंपरा को, इस कर्म को मानने से इनकार करता है। वो मैकेनिक बनना चाहता है। यही बात मुकेश को सबसे अलग बनाती है। जब लेखिका उससे पूछती है कि गैरेज तो बहुत दूर है, तो वो बिना झिझक के कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है,
ये उसका संकल्प है। हाँ, ये उसका संकल्प है। वो उस रास्ते पर चलने को तैयार है जो उसके पुरखों ने कभी नहीं चुना। और इसका सपना भी कितना जमीनी है ना। वो हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज ज्यादा उड़ते भी नहीं। सही कहा। वो उन कारों को ठीक करने का सपना देखता है जो उसके शहर की सड़कों पर दौड़ती हैं, एक ऐसा सपना जिसे वो अपनी पहुंच में महसूस करता है। बिल्कुल। उसका सपना एक विद्रोह है, अपने परिवार की नियति के खिलाफ, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें जकड़ रखा है। और मुकेश की कहानी, वो हमारे सवाल का दूसरा जवाब देती है। वो क्या? कि बचपन तब भी खो जाता है जब आपके ऊपर परंपरा और नियति का ऐसा बोझ डाल दिया जाए कि सपने देखने की गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन मुकेश, वो उस बोझ को उतार फेंकना चाहता है। तो हमारे पास दो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ साहेब जो अपनी आजादी खोकर एक ऐसी सुरक्षा को चुनता है जो उसे भीतर से खोखला कर देती है। उसने हालात से एक तरह का समझौता कर लिया है। और दूसरी तरफ मुकेश जो एक ऐसे दमनकारी माहौल में फंसा है, लेकिन वो समझौता करने को तैयार नहीं है। वो उस व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है जिसने उसके परिवार की कई पीढ़ियों को अंधेरे में रखा है। ये दोनों कहानियां उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती हैं, जो इन बच्चों को उनके सपने पूरे करने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उनसे उनका बचपन, उनका स्प्रिंग ही छीन लेती है। हाँ, और फिरोजाबाद की कहानी में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है, वो भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। ये रंग बिरंगी चूड़ियां, जिन्हें भारतीय स्त्री के सुहाग और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उन्हें बनाने वाले हाथ और जिंदगियां पूरी तरह बेरंग और अंधकार में डूबी हुई हैं। बिल्कुल। जिन लोगों की वजह से दूसरों के जीवन में रंग भरते हैं, उनकी अपनी आंखों में रोशनी तक नहीं है। ये कहानियां सिर्फ साहेब और मुकेश की नहीं है, ये भारत के उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनका बचपन गरीबी, परंपरा और शोषण के अंधेरे में खो जाता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या सवाल है वो? कहीं कहानियां छिपी हो सकती हैं उन हाथों के बारे में। हाँ, क्या हम कभी उन हाथों के बारे में सोचते हैं जो इन्हें बनाते हैं, उन जिंदगियों के बारे में जो इन्हें बनाने में खप जाती हैं? शायद इन कहानियों को पढ़ने के बाद हम सोचने पर मजबूर हों